देश की सियासत के दो चेहरे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अगर आप नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो अभी दो ही चेहरे आपको नजर आएंगे, दो ही चेहरे आपको दिखेंगे जो देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। ये दो चेहरे हैं। बीच बीच में बात होती है ममता बनर्जी की, केजरीवाल की और कई अन्य नेताओं की, नीतीश कुमार की, कई अन्य नेताओं की बात होती है। लेकिन क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अकेले ऐसे नेता हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं? और लगातार राहुल गांधी क्या ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पर लगातार भाजपा के सामने खड़े रह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रह सकते हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े रह सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को मैं और इस तस्वीर को मैं आपके सामने साफ करने की कोशिश करूंगा। और लगातार चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो और अन्य नेता, आप खुद बताइए, नीचे कमेंट में खुद जिक्र कीजिए, क्या वो नेता और राहुल गांधी अगर एक सांचे में डालें तो फिर कौन जो है वो मोदी के मुकाबले बड़ा नेता दिखता है? एक बड़ा सवाल है। दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा चिट्ठी लहराते हुए कहा, और उसमें अंग्रेजी के अंदर और बाकायदा उसका हिंदी में अनुवाद करके कहा कि सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी, सावरकर ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके सावरकर ने कहा अंग्रेजों से कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नौकर बनकर के रहूंगा। यह बात कही। और राहुल गांधी उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हुए चले गए कि देखिए किस तरह से सावरकर ने जो है वो न केवल अंग्रेजों से माफी मांगी बल्कि रिहाई पाई और उसके बाद में पेंशन भी पाई। ये बात, तमाम बातें जो है राहुल गांधी कहते हुए चले गए। अब इस बात के मायने क्या है, इस बात का मतलब क्या है? राजनीति में कोई भी चीज कही जाती है तो उसका नफा नुकसान तोल करके बात कही जाती है। और राजनीति के अंदर जब किसी चीज के ऊपर लगातार कोई नेता जोर देता है तो इसका मतलब यह है कि उस नेता का उस बिंदु को लेकर के खास पॉइंट है। दरअसल राहुल गांधी लगातार सावरकर के खिलाफ, एक दिल्ली के अंदर भी उनका एक भाषण था, वो बयान भी आपको याद होगा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। दिल्ली की रैली में रामलीला मैदान में उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था एक तरह से कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। तो सावरकर के बारे में राहुल गांधी के जो लगातार हमले हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि वो उस सांचे के अंदर, उस खाने के अंदर कभी सावरकर के सामने नहीं झुकेंगे। ये बात वो बता रहे हैं। और दूसरा, अब यहां पर अगर इस सियासी नफे नुकसान को तोले तय करें तो फिर उसमें यह भी दिखता है कि क्या राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं, और इस बात को जब उन्होंने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी कहां से इस बात को कह रहे थे। इस बात को उन्होंने कहा महाराष्ट्र की धरती से। महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और महाराष्ट्र में आपको यह भी याद रखना चाहिए कि शिवसेना, जो कि अभी तक भी बीजेपी की, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कांग्रेस के पाले में है, और कांग्रेस शिवसेना जो है वो सावरकर को अपना आदर्श मानती रही है, भारत रत्न देने की मांग करती रही है। अब मैं जो बात कह रहा था, जिस बात पर आपको लेकर के आना चाह रहा था, उस बात को आप समझिए कि राजनीति के अंदर क्या जो बात कही जाती है उसका नफा नुकसान होता है, क्या उस बात का ख्याल राहुल गांधी को नहीं है? बिल्कुल होगा। राहुल गांधी ने अब यहां से ये एक आफत मोल ले ली है, या राहुल गांधी सबको पिछाड़ते हुए, सबको पछाड़ रहे हैं, और सबको पछाड़ते हुए अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने न झुकने वाला नेता की छवि के रूप में खड़े कर रहे हैं। सवाल यहां से ये है, जो मूल अभी तक जो बात कही थी उस भूमिका का सार यह है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की धरती पर खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं, और सावरकर के बारे में पूरा जोर लगा करके पॉइंट वाइज वो इस बात को उठा रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है? क्या वो राहुल गांधी ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, जो कि देश की अगर बात करें तो देश का दूसरा ऐसा सूबा है, दूसरा ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें, उसके बाद में सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या महाराष्ट्र में अब उनको ये एहसास होने लग रहा है कि अगर कभी ऐसा भी होता है कि शिवसेना
यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो दोबारा से अगर बीजेपी के खाते में चली भी जाए, बीजेपी हो सकता है कि ये उद्धव सावरकर को भारत रत्न दे दे और उसके बाद में अपने खाने में कर ले, क्योंकि राजनीति कभी भी किसी तरफ भी पलट सकती है। तो क्या राहुल गांधी जिस तरह से अभी तक वो इस यात्रा से निकल करके आए हैं, तो उस टीआरएस को आपने देखा होगा, तमिलनाडु के अंदर टीआरएस के ऊपर लगातार राहुल गांधी हमले करते रहे। टीआरएस वहां पर इस वक्त में सत्ता में है, तो वहां पर राहुल गांधी मुकाबला करते रहे। तो राहुल गांधी क्या वाकई जो है वो यहां पर आफत मोल लेने की बजाय सबको पछाड़ते हुए दिखा रहे हैं कि मैं एक ऐसा अपना जो काडर है उसको ये दिखा रहे कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। और राहुल गांधी क्या अपने कैडर को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कैडर वो इस तरह से मजबूत हो सके कि कांग्रेस पार्टी को अगर अकेला भी लड़ना पड़े या कांग्रेस पार्टी का वजूद उतना बड़ा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़े, तो कांग्रेस पार्टी को उस वक्त में इस बात का फायदा हो। यह बात भी है। अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये विपक्ष के सारे चेहरे हैं। इन सारे चेहरों में अगर फिर तुलना करें कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन ऐसा नेता है जो टिक सकता है, कौन ऐसा नेता है जो खड़े होकर के राहुल गांधी के तरह से या राहुल गांधी की तरह से कोई और अन्य नेता कोई है जो अपनी बात को पॉइंट पर लगातार टिक करके कह सकता है। ममता बनर्जी का अभी बीच में कुछ ट्रेंड आया है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी जब ये मोरबी का जो हादसा हुआ उसके बाद की मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। उनका पॉइंट ये था कि उनका बयान था ममता बनर्जी का कि जो हादसा हुआ है इसमें प्रशासन की, राज्य सरकार की वहां पर वो है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। इसी तरह से पीछे से अभी जो है कुछ ही दिन पहले ईडी सीबीआई की जब छापेमारी की बात हुई उसमें भी जो है उन्होंने अधिकारियों पर दोष लगाया, मोदी जी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया। कई ऐसे मौके आए हैं जब ममता बनर्जी भी थोड़ा एक स्टेप जो है पीछे लेती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे विपक्ष में भी, पत्रकारों में भी, बुद्धिजीवियों में भी, जो ममता बनर्जी को उनकी बंगाल में जीत के बाद कह रहे थे कि एक ही नेता है जो पूरे देश में अब मोदी को पछाड़ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि ममता बनर्जी भी लाइन को बचाती हुई चलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में थोड़ा इधर आइए, बंगाल से आइए बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब दोबारा से गठबंधन में आ गए हैं, महागठबंधन में आ गए हैं। दोबारा से लामबंद करने की उन्होंने कोशिश भी की, कुछ दिनों तक पूरी दिल्ली से लेकर के और तमाम जगह पर आपको दिखे होंगे मीडिया में। लेकिन नीतीश कुमार कई बार सरकार बना चुके हैं, भाजपा के साथ में मिलकर के सरकार बना चुके हैं। अब उससे आगे और चलिए अरविंद केजरीवाल। हालांकि इसके बीच में जो है वो अखिलेश यादव का भी नाम आता है। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा, 80 सीटें उनके पास में है। लेकिन अखिलेश यादव क्या उतना दमखम रखते हैं, क्या अखिलेश यादव उतनी पॉपुलैरिटी रखते हैं कि यूपी के बाहर जाकर के वो कहीं से सीट निकाल पाए, या यूपी में भी 80 सीटों में से उतनी सीट ला पाए कि अपने आप को उस दावेदारी के रूप में पेश कर पाए। अखिलेश यादव के अगर बारे में बात करें, मायावती जो है उनका किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड था और अभी किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, यह सब आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी के सामने बोलने का, मोदी जी के सामने स्टैंड लेने का, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका जो मोदी जी को लेकर के, मोदी जी का नाम लेकर के वो कैसे जो है वो बाईपास हुआ है, वो आपने देखा होगा। और कई सारी चीजें ऐसी रही है, जब कई बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी के ऊपर बोलने की बात हुई, कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के मुद्दों पर बोलने की बात हुई, तो वहां पर किस तरह से जो साइडलाइन बाईपास किया गया, वो तमाम चीजें आपने देखी हैं। तो इन सारे चेहरों के मुकाबले क्या राहुल गांधी अपने आप को ये दर्शाने की और ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का अगर कोई चेहरा है देश में, अगर कोई नरेंद्र मोदी के बाद में या नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी इस बात को दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वो ऐसा लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर पाएंगे? एक सवाल ये है। राहुल गांधी को लेकर के आपके जो सवाल थे, हमारे जो सवाल थे, और देश में बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे, वो सवाल इस यात्रा के शुरू होने से पहले थे कि राहुल गांधी सड़क पर क्यों नहीं है, मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त देश के अंदर राहुल गांधी के ऊपर सवाल कोई खड़े हों।
राहुल गांधी के ऊपर एक सवाल जरूर अभी भी है। वो ये है कि वो यात्रा कर रहे हैं, अच्छा एक वहां पर जनसैलाब इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो हिमाचल क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जब कांग्रेस वहां पर अच्छा खासा जो है वो मोमेंटो वहां पर दिखाई दे रहा था, अगर राहुल गांधी वहां पर जाते तो कांग्रेस को हो सकता है कि अभी खैर नतीजे नहीं आए हैं, कुछ भी कहा जा नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर राहुल गांधी जाते तो उस चीज को हो सकता है और ऊपर ले जाया जा सकता था, हो सकता है कि बीजेपी को और नीचे लाया जा सकता था। तो हिमाचल क्यों नहीं गए? उसके बाद में गुजरात वो आ रहे हैं, लेकिन क्या गुजरात में 3-4 रैली करने से कांग्रेस की जीत हासिल हो जाएगी? क्योंकि चुनाव जीतना, चुनाव जीत करके दिखाना, यह सबसे बड़ा जो है वो राजनीतिक पार्टी और देश के लोकतंत्र के अंदर और देश की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके अंदर, लोगों के अंदर अगर आपको यह विश्वास दिलाना है कि हां हम कोई नेता हैं या हम कोई पार्टी है, तो उसके लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल एक कोशिश की है कि किस तरह से जो मौजूदा राजनीति है, उस मौजूदा राजनीति में कौन नेता कहां पर खड़ा है, कौन कहां पर नहीं खड़ा है, किसकी क्या कमी है और किसकी इस वक्त में कौन सी मजबूत लाइन दिख रही है, उन तमाम सारी चीजों पर एक रोशनी डालने की कोशिश की है। आप बताइए मौजूदा समय में क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आफत मोल ले रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना के सामने वहां पर बोल करके या सबको पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ऐसा अगर वो करते हैं तो देश भर में उनको स्वीकार उस तरह से किया भी जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।